जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के इम्तिहान को और उसकी रिक्रूटमेंट को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान अपने आप में जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उस इम्तिहान में बहुत सारी स्टेजेस थी। उन सारी स्टेजेस को बड़ा एमिकेबली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पार किया और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली। और अब उम्मीद और तवक्का ये है कि जितने भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट हैं वो तमाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या जो जो डिविजन्स उनको मिली है वहाँ पर अपनी अपनी पोजीशंस पर खुश असलूबी के साथ काम अंजाम देंगे, लोगों की मदद करेंगे और जो तवक्काएँ जो उम्मीदें हुकूमत को उनसे हैं उन तवक्काओं और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक मुलाजमत मिली है तो अब आप मुलाजमत को मुलाजमत की तरह लेंगे और जो कंट्रीब्यूशन आपसे हुकूमत एक्सपेक्ट करती है, जो कंट्रीब्यूशन आपसे जम्मू कश्मीर की सरकार एक्सपेक्ट करती है, वो कंट्रीब्यूशन आप जम्मू कश्मीर की सरकार को जो करना था वो उसने आपके लिए किया, अब आपको सरकार के लिए करना है। तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत केयरफुली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चला। बहुत सारे क्रिटिसिज्म का जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शिकार हुआ। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हमसे भी बात की। अलग अलग फेसबुक पेजेस ऑपरेट करने वाले जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन तमाम जर्नलिस्टों से भी बात की और आपने हर जर्नलिस्ट से बातचीत, यहाँ तक आपने देखा होगा कि वो नाराज़ तक बीच में हो गए। उन्होंने कहा जी एक लंबे समय से जो है आप जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का नतीजा नहीं निकाल रहे थे। आपने तो कहा था बिल्कुल ये फास्ट टैग रिक्रूटमेंट है, जल्द से जल्द जो है ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन आपने उसको जल्द से जल्द उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जो आपने वादा किया था मुकम्मल करेंगे, आपने मुकम्मल नहीं किया। तो ये तमाम बातें थी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेकर लोग कह रहे थे, लेकिन फाइनली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उन तमाम उस सारे क्रिटिसिज्म को झेला भी और अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए और अपनी वेबसाइट के ज़रिए बड़ी बार कोशिश की कि लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। हमने भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार उनसे बातचीत की और चारों बार बातचीत में हमने हर वो सवाल पूछा जो एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे, लेकिन हम एक पत्रकार के नाते उनसे सवाल पूछते हैं। उसके बाद हमें अलग अलग जगह से जब ये फीडबैक आता है तो फीडबैक में हमें बहुत खुशी होती है कि आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो आज बात क्लास 4th के जो एस्पिरेंट्स हैं, क्लास 4th के एस्पिरेंट्स को लेकर कुछ एक परेशानियां जो हैं वो बन चुकी हैं और उन परेशानियों का अजाला करना भी जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ही काम है। पहली बात जो लगातार हम तक आ रही है वो ये है कि जी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये कहा है कि आप एक एफिडेविट दें जिस एफिडेविट में आप ये कहें कि जी आप 12th से ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है और अगर किसी भी वक्त हमको ये पता चलता है कि आपकी 12th से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो फिर आप इस नौकरी के हकदार नहीं रहेंगे। यानी क्लास 4th की जो नौकरी आज आपको दी जा रही है 10वीं 12वीं की बुनियाद पर, वो नौकरी के फिर आप हकदार नहीं रहेंगे अगर आपको हमें किसी भी वक्त ये पता चलता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12वीं से ज़्यादा है। ये बात जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बाज़ाब्ता वो जो नोटिस निकला है उसके ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचाई है। अब सबसे पहले इसी पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर कुछ लोग जो है वो कोर्ट में भी गए हैं। जाहिर सी बात है ये जो एफिडेविट वाला मामला है ये कोर्ट में भी चैलेंज होगा और बहुत सारे जो वकला हजरात हैं जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने हमें ये बताया कि आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो फिक्स कर सकते हैं लेकिन आप मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जब हम अदालती बहुत सारे फैसलों की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्वालिफ़िकेशंस जो है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप फिक्स कर सकते हैं। इसकी इजाज़त जो है वो डिपार्टमेंट्स को भी है और इसकी इजाज़त सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी है। तो ये कहना कि जी आप फिक्स ही नहीं कर सकते ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार मजाज रखती है, कर सकती है। दूसरा कि जहाँ तक ये एफिडेविट मांगने का ताल्लुक है तो मेरा ज़ाती तौर पर ये मानना है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ पहले से क्लियर करनी थी कि ये तमाम वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपसे किसी भी वक्त मांगी जा सकती हैं। रिक्रूटमेंट से पहले भी मांगी जा सकती हैं, रिक्रूटमेंट के बाद भी मांगी जा सकती हैं। आप रिक्रूटमेंट का इम्तिहान क्वालिफाई करेंगे तो हम आपसे ये तमाम जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये फॉर्मेलिटीज़ हम आपसे मांग सकते हैं। मेरा ज़ाती तौर पर ये मानना है कि ये अगर शुरुआत में होता तो स्टूडेंट्स जो है मेंटली प्रिपेयर रहते तो शायद बहुत सारे वो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, शायद वो इस इम्तिहान में शिरकत ही नहीं करते। लेकिन चूंकि ओपन एंडेड मामला था
ज़रूर एसएसबी के चेयरमैन ने हमारे साथ इंटरव्यू में और अलग अलग चैनल्स के साथ इंटरव्यू में ये बात ज़रूर कही कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन जीएडी का वो सर्कुलर और वो जो इससे पहले सारी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जिस रिक्रूटमेंट में लैब बेरर भी, पीएन भी, मास्टर्स करके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लगे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में जब आप लाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो आज बच्चे हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने क्लास 4th का ये इम्तिहान क्वालिफाई किया है, तो उनकी ये जो शिकायत है वो बजा मालूम होती है कि जनाब हमसे पहले आपने चपरासी, हमसे पहले आपने लैब बेरर, सब जो हैं वो आपने मास्टर्स वाले भी लगाए, ग्रेजुएट भी लगाए, पोस्ट ग्रेजुएट भी लगाए, अब हमारी बारी आई, 8,000 से ज़्यादा पोस्टें थी, तो आपने इस वक्त ये कंडीशन लगा दी कि जनाब ये तो 10वीं 12वीं वाले ही इसमें शिरकत कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। और जब हमने शिरकत की तो अब आप कह रहे हैं कि जी एफिडेविट दीजिए, इस एफिडेविट के ज़रिए आप हमें ये कहें कि अगर किसी भी वक्त ये पता चलता है कि जी आप ग्रेजुएशन से ज़्यादा, आप 10th 12वीं से ज़्यादा आपकी तालीम है, तो हम आपके उसके बाद जो है आपसे नौकरी जो है वो छीन ली जाएगी, ये कोई बात कही गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये मानता हूँ कि ये अब इस रिक्रूटमेंट के इस स्टेज पर आकर ये कंडीशन जो एसएसबी ने लगाई है, ये कंडीशन लगाना मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि सही नहीं है। कंडीशन इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन जब आप एसएसबी का तर्क सुनते हैं, सरकार का तर्क सुनते हैं, तो फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो एसएसबी कह रहा है उसमें कितना दम है। जब हम सरकार से बात करते हैं तो सरकार साफ तौर पर ये कहती है कि जनाब आप ये देखिए कि हमने क्लास 4th में पीएन की भर्ती करनी है, लैब बेरर की भर्ती करनी है, और जब चपरासी किसी दफ्तर में लगता है, लैब बेरर किसी दफ्तर में लगता है, हर तरह का ऑड काम उसको करना पड़ता है। और हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेकर, वो एक्सपीरियंस हमको बड़े तल्ख तजुर्बे हैं कि यही बच्चे बाद में जो हैं सड़कों पर उतर आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए जी हमारी क्वालिफिकेशन तो मास्टर्स है, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमें चपरासी लगा के रखा है तो हमारी प्रमोशन भी नहीं कर रहे, हमारे प्रमोशन के कोई एवेन्यूज़ नहीं है। और जम्मू कश्मीर की विडंबना ये है कि यहाँ अगर आप चपरासी लगते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आप जो मर्जी वो हो, लेकिन चपरासी से क्लर्क बनने में लगभग आपको 20 साल का वक्फा लगता है, या 20 साल तक आपकी जो है तरक्की नहीं होती। मेरे अपने अब्बा जी जो हैं वो एजुकेशन विभाग में क्लर्क लगे थे और उन्हें क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट बनने में और सीनियर असिस्टेंट से सेक्शन अफसर बनने में 34 साल लग गए थे। अब आप इसमें खुद अंदाज़ा लगाइए कि 34 साल के बाद एक आदमी जो क्लर्क जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर एक डिपार्टमेंट में लगता है और 34 साल के बाद जाकर वो सेक्शन अफसर बनता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपके प्रमोशन के कितने एवेन्यूज़ हैं, आपको आने वाले वक्त में आप कहाँ पहुँचेंगे, ये आप अपने सामने, ये बात सरकार कहती है। दूसरी सरकार ये बात कहती है कि बहुत बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो 10वीं और 12वीं हैं, जो 12वीं से आगे बेचारे पढ़ नहीं सके, गरीब थे, ऐसे घरों से ताल्लुक़ रखते थे जिन घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं था, या अपनी गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सके, या कोई और वजह थी कि वो पढ़ाई नहीं कर सके। उन बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और अगर 10वीं और 12वीं के बच्चे इस इम्तिहान में शिरकत करते, और ये भी आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी इसमें थी, 40 साल से ऊपर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते थे, तो ये एज रिलैक्सेशन, ये तमाम फैक्टर्स को जब आप ध्यान में रखते हैं, और फिर कैजुअल डेली वेजेस, जो लोग ऑलरेडी 20-20, 25-25 साल से कैजुअल और डेली वेजर हैं, उनको भी कहा गया था कि आप भी इस इम्तिहान में शिरकत करें, आप अगर इस इम्तिहान को क्वालिफाई करते हैं तो आपको भी पक्की नौकरी मिल सकती है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सरकार का ये तर्क समझ में आता है कि सरकार ये कहती है कि 10वीं 12वीं वाले से हम ये एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑड जॉब्स, मिनियल जॉब, छोटा मोटा जो भी काम दफ्तर का होगा वो करेगा। चाय ले आओ, क्या कहते हैं, और भी कई छोटे मोटे काम दफ्तरों के अंदर करने पड़ते हैं। वो छोटे मोटे काम करने में 10वीं 12वीं जो मुझसे मुश्किल से बेचारे ने की है, उसके लिए ये कोई मुश्किल या ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जबकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, उनसे हम ये तवक्का नहीं रखते कि वो ये और जॉब्स करने के लिए हम उनको जो है एंगेज करें हुकूमत में। लेकिन अब जब आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर हम ये सब काम करने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत को दिक्कत क्या है, हुकूमत हमें रोक क्यों रही है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारी उम्रें 30 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल पहुंच चुकी हैं, हम 40 साल पार कर चुके हैं। कई लोग जो रिजर्व कैटेगरीज में, वो कहते हैं जी हमारी उम्रें हो चुकी है, अब कम से कम 10, 12, 15 साल की जो हमें नौकरी मिलेगी, वही 15 साल कम से कम अपना घर चलाएंगे हम। तो उसके चलते अब सरकार को क्या तकलीफ है, सरकार क्यों ये कह रही है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को हम एलिजिबल नहीं करते। उनका तर्क भी अपनी जगह सही है कि आप अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, आप किसी भी बाज़ार में, कश्मीर, श्रीनगर में घूमें या जम्मू में घूमें,
तो आप दुकानों के ऊपर काम करने वाले बच्चे जो हैं, अगर आप एक सर्वे करेंगे, 15 बच्चों में से 4 आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे। और कई तो ऐसी जगहें आपको मिलेंगी जहां पर 15 में से 8 से 10 बच्चे आपको वो मिलेंगे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है वो ज़बरदस्त दिक्कत है जम्मू कश्मीर में। इसी के चलते पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, और वो बच्चे तक, मैं तो बड़ा हैरान हूं जी कि एक बच्चा है बिल्कुल मेरा नोन है, 10वीं पास बच्चे ने की है, उसने भी ये इम्तिहान दे डाला है और वो भी अब ये कह रहा है कि जनाब मैं तो क्वालिफाई हो गया हूं। 12वीं पास एक बच्चा है, वो कहता है मैं भी नौकरी करूंगा। जी छोड़ो, ग्रेजुएशन करके करना क्या है, आप 12वीं करके आगे बढ़ते हैं, नौकरी करते हैं। 12वीं में नौकरी लगूंगा तो आप खुद हिसाब लगाइए कितने साल मेरी नौकरी होगी, 42 साल के करीब करीब मैं नौकरी करूंगा। अब ये माइंडसेट जब बन चुका हो कि 42 साल नौकरी करनी है, 45 साल नौकरी करनी है, तो फिर तो देखिए जहनियत है, आप क्या कर सकते हैं, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद एसएसबी से गलती हुई कि आपने ये जो एजुकेशन का क्राइटेरिया बनाया, इस क्राइटेरिया को इस तरीके से बनाना, या तो इसको 2 फेजेज में से इम्तिहान को करना था। एक फेज़ में आप इस इम्तिहान को करते और उसके बाद कोई दूसरा फेज़ रखते, जिस दूसरे फेज़ में आप शेफ आउट करके जो है कुछ लोगों को निकालते। लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है, बहरहाल हुकूमत को इसमें कोई एमिकेबल वे आउट निकालना चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक 60% बच्चे, 60 से 70% बच्चे जो इस क्लास 4 के इम्तिहान में क्वालिफाई हुए हैं वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो अब हुकूमत को कोई एमिकेबल रास्ता निकालना होगा। उस एमिकेबल रास्ते को रास्ता इसलिए निकालना होगा क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरा ये खदशा है कि कहीं ये मामला जो है कोर्ट में ना चला जाए, और अगर ये मामला लिटिगेशन में चला गया तो 8,000 के करीब 8,500 के करीब वो बच्चे जिनको मुलाजमत थोड़े 6-8 महीने या साल के अंदर अंदर मिलनी थी उनको नहीं मिल पाएगी, और ये लंबा लिटिगेशन चलेगा, और जब लंबा लिटिगेशन चलेगा उसका नुकसान भी इन्हीं बच्चों को होगा। मगर मैं तर्क भी और वितर्क भी दोनों आपको दे दिए। मैंने हुकूमत का भी आपको मंशा बता दिया कि हुकूमत की मंशा तो ये कि 10वीं 12वीं वाले बच्चे हर तरह का काम करते हैं, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को भी अपनी जहनियत ये बना लेनी चाहिए कि आप ये ना सोचें कि जब आप आज नौकरी आप ये ज्वाइन करेंगे और 6 महीने बाद आप बैंक में कई मुलाजिम लग जाते हैं, केएस आपका क्वालिफाई होता है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आप इम्तिहान दोबारा क्वालिफाई करते हैं, या गजटेड किसी जॉब के लिए आप इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं, तो मान लीजिए ऊपर के 100 लोग निकल गए, तो फिर दोबारा एसएसबी को पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है, वो 100 जगह पर नए लोग लगाने हैं। तो इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग रहता है, फिर ये प्रोसेस जो है कल्मिनेट नहीं हो पाता। तो वो भी एक दिक्कत है एसएसबी को कि जनाब आज अगर हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को एलिजिबल कर देते हैं, कल क्या गारंटी है कि ये नौकरी जो है छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए साल के बाद कुछ लोगों ने छोड़ दी, कुछ लोगों ने 2 साल बाद, कुछ लोगों ने 3 साल बाद, कुछ लोगों ने 4 साल बाद, कुछ लोगों ने 5 साल बाद, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, आप एग्जाम देते रहेंगे, क्वालिफाई होते रहेंगे, तो वैसे वैसे आप चपरासी की जॉब छोड़ते रहेंगे और हम भी कहानी बनाते रहेंगे। पत्रकारों का तो काम है कहानी बनाना। देखिए जी कहानी जी फलां डिपार्टमेंट में फलां बंदा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चपरासी का काम कर रहा था, आज वो आईएएस अफसर बन गया। तो हम ये नहीं उस वक्त सोच रहे होते कि इस आदमी ने जिस समय चपरासी का फॉर्म भरा था तो ये चपरासी ही लगना चाहता था, उसके बाद लगातार ये मेहनत करता रहा और फिर ये आईएएस ऑफिसर बना। तो जहनियत हमारी ये है कि नौकरी कोई भी मिल जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने काम नहीं करना, प्राइवेट सेक्टर में मेहनत बहुत है और प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में बड़ा लिमिटेड है, और कोविड के कारण चूंकि अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेड हो गई हैं, बहुत लिमिटेड हो गई हैं, तो हम कहते हैं चलो सरकारी मुलाजमत मिल जाए घर बैठ के। आपको पता है कोविड में लोगों ने देखा भी कि सरकारी मुलाजिमों में बहुत बड़ी तादाद उनकी थी जो लोग दफ्तर गए ही नहीं, लेकिन तनख्वाह तो महीने के महीने उनके घर आती रही। ये भी एक जहनियत लोगों की बन चुकी है कि जनाब सरकारी मुलाजमत में आप दफ्तर जाएं या ना जाएं तनख्वाह आती रहती है। तो इस वजह से भी लोग जो हैं सरकारी मुलाजमत को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहली बात तो ये, इस पर एसएसबी को सोच विचार करना चाहिए और एक एमिकेबल वे आउट इसमें निकालना चाहिए। दूसरा मामला जहाँ तक एसएसबी का क्लास 10th और क्लास 4th की रिक्रूटमेंट का है, वो मामला ये है कि जनाब आपने कहा कि फैमिली में अगर आपके कोई भी मुलाजिम नहीं है तो आपको नौकरी दे दी जाएगी, आपको उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा। एसएसबी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि एक घर में मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, दोनों बहनें मुलाजिम हैं, एक बहन लेक्चरर है और एक बहन आईएएस ऑफिसर है, लेकिन दोनों भाई जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब इस वक्त उनकी स्थिति ये है कि बहनें दोनों घर में हैं, दोनों बहनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन 2 लोग अनएम्प्लॉयड उनके घर में हैं, और आपने आज के दिन वो आपके लिए इनएलिजिबल हैं। लेकिन 4 महीने के बाद उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अब बताइए उस घर का पालन पोषण कौन करेगा, उस घर की देखरेख कौन करेगा? अब उनके घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है, उनके घर में अनएम्प्लॉयड हो गए, सब लोग अनएम्प्लॉयड हैं।
अब बताइए आप इस मामले में क्या करेंगे। तो बहुत सारे इस तरह के टिकलिश मामले हैं जिन टिकलिश मामलों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ये बहुत टिकलिश मामले हैं, टिकलिश मामलों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और तीसरा मामला कि आपने कहा जी एसडीएम से आप अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट ले आएँ। अब एसडीएम जिन जगहों पे तो एसडीएम है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट आपके फॉर्मेट में जो है वो इशू कर रहे हैं, उसमें पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट डलती है और पटवारी की रिपोर्ट डलती है और एसडीएम इशू कर रहा है। लेकिन जम्मू सिटी में, शहर में आपके एसडीएम नहीं है। एसडीएम साउथ है या एसडीएम ईस्ट है, एसडीएम नॉर्थ है, एसडीएम साउथ है। अब बताइए आप जम्मू शहर का क्या करेंगे। तो एसीआर को पावर्स हैं, ही इज एम्पावर्ड, वो जो है इस अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। लेकिन एसएसबी की तरफ से अभी तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया जिसमें एसीआरों को अलग अलग इलाकों में ये कहा जाए जनाब आपके पास ताकतें हैं, आप ये सर्टिफिकेट इन नौजवानों को इशू करना शुरू करें। ये एक और दिक्कत है। और इस परेशानी के शिकार नौजवान भी हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हमको नहीं मिल रही हैं। तो इस इशू को भी एसएसबी को एड्रेस करना चाहिए। और मुझे उम्मीद और तवक्का ये कि एसएसबी कोई एक आधा प्रेस नोट निकालकर या सरकार के जरिए कोई हैंड आउट निकालकर तमाम एसीआरों को ये कहेगी कि भाई जिस इलाके की जुरिस्डिक्शन आप में कोई एसडीएम नहीं है वहाँ पर आपको इख्तियार है कि आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। ये तीसरा मामला है जो क्लास 4th का के बच्चों के साथ जो है जो परेशानी उनको, जो दिक्कत उनको आ रही है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी जिस समय हमने फॉर्म भरा था उस समय हमसे कुछ गलतियां हुई थी। मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत वक्त दिया गया था, करेक्शन के लिए भी आपको वक्त दिया गया था। अब आप एहले बहाने बना रहे हैं, ये चलेगा नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को, अगर आपकी कोई शिकायत है या आपको लगता है कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है या आपको लगता है कि आपकी कोई परेशानी है, उसका अजाला ये नहीं है कि आप अलग अलग सोशल मीडिया, फेसबुक के पेजेस को ऑपरेट करने वाले जितने भी हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के साथ आप जो है राब्ता कायम करें, हमें कहें जी आप जाके चेयरमैन साहब का इंटरव्यू करें। एक बात आप समझिए, चेयरमैन एक इंस्टीट्यूशन को हेड करता है, उसका इंटरव्यू जो है ये नहीं है कि हमने फ़ोन कर दिया और सुबह इंटरव्यू जो है वो फिक्सअप हो जाता है। उनका एक वक्त होता है, उनके पास वक्त होगा तो वो इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है, नहीं वक्त होगा तो हम ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो ये दिक्कत हमारे साथ नहीं, सबके साथ ये दिक्कत है। जब मौका मिलेगा हम उनसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं कि लंबे सारे इंटरव्यू में हम अब ये पूछते रहेंगे जनाब फलानी बच्चे की ये दिक्कत है, फलानी, ये काम हमारा नहीं है। ये काम जनप्रतिनिधियों का है, ये काम आपके उन लीडरों का है, उन लीडरों का है जो लीडर कल आपसे वोट मांगने आएंगे। तो आप अपने लीडरों के साथ संपर्क क्यों नहीं साधते? आप उनको क्यों नहीं कहते कि जनाब ये हमारे दुखड़े जो हैं आप ये एसएसबी के सामने रखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखिए, हुकूमत के सामने रखिए। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को फंक्शनल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद और तवक्का ये कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और जो काम उनका है वो वही करेंगे, हमें वो सबलेट ना करें। ये आपका काम है, आप अपना काम करें, आप अपने लोगों के दुखड़े सुने। आपके लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, वो सारे का सारा दुखड़ा जो है वो कभी जेके मीडिया को सुनाएंगे, कभी स्टेट सेंट्रल को सुनाएंगे, कभी आशीष कोहली को फ़ोन करना है, कभी जुनैद हाशमी को फ़ोन करना है, कभी क्या कहते हैं रविंदर सिंह को फ़ोन करना है, कभी आमिर सुहेल को फ़ोन करना है, कभी रति को फ़ोन करना है, कभी स्टेट टाइम्स में किसी को फ़ोन करना है। तो ये सब हम कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिस दफ्तर नहीं है, हम लोग बेसिकली जर्नलिस्ट हैं। आपकी खबर होगी खबर के लायक तो हम खबर बनाएंगे, खबर के लायक नहीं है तो हम खबर नहीं बना सकते हैं। आपकी जगह हम कहीं इंटरवेंशन नहीं कर सकते, हम किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं कह सकते कि आप यूं चलिए और आप यूं न चलिए, आप इस बच्चे के साथ ये करिए ये न करिए, हमारे काम नहीं है। हम लोग मॉडरेटर नहीं हैं, हम लोग पत्रकार हैं। आपका जो दुखड़ा था वो मैंने सारा सुना और मैंने आज ये सारा दुखड़ा एसएसबी के सामने, सरकार के सामने रखा है। उम्मीद और तवक्का मुझे ये है कि सरकार को जहाँ पर करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे वहाँ सरकार लेगी। एसएसबी को जहाँ लगेगा कि उनको कुछ करने की ज़रूरत है जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और ये जो कन्फ्यूजन और क्योस की स्थिति है ये दूर हो, वहाँ एसएसबी को करना चाहिए। मगर कोशिश एसएसबी की भी, कोशिश सरकार की भी और कोशिश आप तमाम स्टूडेंट्स की भी ये होनी चाहिए कि ये लिटिगेशन में सारा मामला न फंस जाए। देखिए जम्मू कश्मीर बैंक लिटिगेशन में चला गया और लिटिगेशन से बाहर आया तो एकदम रिजल्ट निकला तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो वहाँ पर सेलेक्ट हो गए, उनकी मुलाजमत लग गई। अब मेरी तो लगी नहीं ना जी, आप ही की मुलाजमत लग रही है। इसी तरीके से अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मामला जो वो ख़त्म हो गया, बच्चे मुलाजिम लग गए जो कल तक हमें फ़ोन करके सुबह शाम तंग करते थे, उन्हें फ़ोन करने बंद कर दिए। तो इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी है, कोशिश ये करना है कि लिटिगेशन में ना मामला फंसे। एसएसबी जहां पर आपको लगता है दैट सम करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन,
which would help the students as well as the government please take। और जहां GAD को लगता है कि कोई क्लैरिफिकेशन इशू करने की जरूरत है, आप भी मेहरबानी करके क्लैरिफिकेशन इशू करें, ताकि वो 10वीं 12वीं वाले बच्चे जिनको एक आधा मौका मिला है और फिर दोबारा कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलना है, उनका भी दुखड़ा सुना जाए और उनको भी रिड्रेस किया जाए। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और करना चाहते हैं क्लास 4 की मुलाजमत, तो उन बच्चों को भी मौका मिले मुलाजमत करने का। मगर मेरी फिर आपसे ये इस्तदा रहेगी कि आप अगर मुलाजमत करने का फैसला कर चुके हैं कि जी हमको क्लास 4 की मुलाजमत हमको कबूल है, हमने करनी है, तो फिर ये तय कर लीजिएगा कि आप आने वाले वक्त में इस मुलाजमत को छोड़कर ग्रीनर पॉस्चर्स की तरफ ना निकल जाएं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर दोबारा से SSB को सारे का सारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। और वो गरीब बच्चे जो 10वीं 12वीं वाले हैं, 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा से एक इम्तिहान हो और फिर दोबारा से ये हंगामा शुरू हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले को SSB, सरकार और आप तमाम बच्चे जो है कोई इसका एक रास्ता निकालेंगे, और रास्ता वो हो जो एमिकेबल हो, जिसमें आप बच्चों का भी ग्रीवेंस एड्रेस हो और सरकार की भी जो मंशा है वो मंशा भी जो है पूरी होती नजर आए।